हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रजनीगंधा की खेती के बारे में। पुष्प उत्पादन के अंतर्गत यानी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ट्यूबरोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबरोज, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? रजनीगंधा। इसका एक अन्य नाम और होता है, अन्य नाम इसका क्या है? निशिगंध के नाम से भी जानते हैं, निशिगंध भी बोला जाता है इसको। ठीक है, देखते हैं इसके बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका बॉटनिकल नेम, सबसे पहले तो बॉटनिकल नेम इसका होता है पोलियंथस, पोलियंथस ट्यूबरोजा इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फैमिली। फैमिली क्या होती है? अम्ब्रिली लीडिएसी। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं। तो इसके जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं 2n बराबर कितना होता है? 60 होता है। नेटिव प्लेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेटिव प्लेस की बात करते हैं, यानी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो मैक्सिको में है। मैक्सिको कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हो गई थी। जनरल, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ठीक है, यानी ट्यूबरोजा, सॉरी, रजनीगंधा यानी ट्यूबरोज। ट्यूबरोज का साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम पोलियंथस ट्यूबरोजा, फैमिली एम्ब्रिलिडिएसी, क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 60, नेटिव प्लेस मैक्सिको, मैक्सिको कहाँ? साउथ अमेरिका में। ठीक, ये इतनी बातें इसकी हो गई थी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका क्या महत्व है, यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, यूज इसका यानी उपयोग, और क्या इसका औषधि महत्व भी है। तो इसका जो यूज है मेडिसिनल भी है, और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका महत्व है। मेडिसिनल, दैनिक भी है और मेडिसिनल भी है। ठीक है, तो कहाँ पर है महत्व, देखते हैं बिंदुवाइज हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका महत्व है। सबसे पहली चीज तो कलात्मक, जो इसको सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कलात्मक मालाओं के बनाने में करते हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं। ये हो गया। और परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह बनाने के, इत्र बनाने के रूप में करते हैं। इत्र बनाने में करते हैं। क्लियर इतनी बात? कलात्मक मालाएं होगी, सौंदर्य प्रसाधन हो गया जितना भी, यानी कॉस्मेटिक वाला, ठीक, उसमें इत्र भी आता है। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इसका मेडिसिनल यूज भी क्या है। क्या इसके मेडिसिनल भी यूज हैं? तो मेडिसिनल यूज की बात कर लें तो मेडिसिनल यूज इसमें जो है, इसके बल्ब में जो है क्या पाया जाता है? इसके बल्ब में जो है इसके बल्ब में एल्केलॉइड, एल्केलॉइड और लाइकोडिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकोडिन पाया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम उमेटिंग, उमेटिंग मतलब समझ रहे हैं, उमेटिंग पलटे होता है, उसके लिए उमेटिंग की दवा के लिए ये कारगर होते हैं। ठीक है ना, एल्केलॉइड और लाइकोडिन इसके बल्ब में पाया जाता है। किसके? आपका जो पोलियंथस ट्यूबरोज होता है, ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? दोनों चीज, एल्केलॉइड और लाइकोडिन, ये बल्ब में पाया जाता है। किसमें? बल्ब में। ट्यूबरोज के बल्ब में पाया जाता है एल्केलॉइड और लाइकोडिन पाया जाता है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, तो इसको जो है लूज फ्लावर और कट फ्लावर दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लूज फ्लावर जो है आपका मालाओं गजरा के बनाने के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, इत्र बनाने के रूप में कर लेते हैं। लेकिन जो आपके कट फ्लावर होते हैं, कैसे फ्लावर होते हैं? कट फ्लावर होते हैं। ठीक है, कट फ्लावर, एक कट फ्लावर किसके लिए प्रयोग करते हैं? बुकेट बनाने के लिए हो गया, और आपके टेबल पर्पज के लिए हो गए। ठीक है ना, किसके लिए होता है? टेबल पर्पज के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? टेबल पर्पज के लिए होता है। जो कट फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग टेबल पर्पज के लिए करते हैं। जो आपके लूज फ्लावर होते हैं उनसे मालाएं बनाई जाती है, कलात्मक और भी कई तरह की मालाएं बनाई जाती हैं। क्लियर इतनी बात?
फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इसी में और क्या यूज है। तो जो बल्ब होता है, बल्ब को पीस कर, जो बल्ब है बल्ब को रब्ड करके, ठीक है, विथ इसके साथ टर्मरिक एंड बटर, ठीक है। जो ट्यूबरोज का बल्ब होता है, ठीक है, उसको रब्ड करते हैं और विथ किसके साथ, टर्मरिक और बटर के साथ मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स करके जो पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। इस पेस्ट का प्रयोग क्या करते हैं, रेड पिंपल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, रेड पिंपल्स के लिए प्रयोग करते हैं दवा के रूप में। स्किन पे जो रेड पिंपल्स आ जाते हैं, फेस में जो रेड पिंपल्स आ जाते हैं, उसके लिए इसके बल्ब को रब्ड करके और टर्मरिक और बटर को मिक्स करके उसका जो पेस्ट बनाया जाता है, उसको लगाने से जो है रेड पिंपल समाप्त हो जाते हैं। उसके औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। इसका जो डायड होता है, डायड बल्ब होता है, यानी बल्ब को सुखाकर, बल्ब को सुखाकर, ठीक है, इसका पाउडर बनाकर, इसका पाउडर बनाकर गनेरियो रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, गनेरियो, गनेरियो। ये किन में होता है, महिलाओं में होता है, ठीक है ना। यौन संक्रमण से संबंधित ये बीमारी होती है। गनेरियो किससे संबंधित होती है, यौन संक्रमण से संबंधित बीमारी होती है, उसमें ये लाभप्रद होता है। इनके बल्ब को जो है सुखाकर पाउडर के रूप में पीस कर इसका सेवन किया जाता है। क्लियर बात। तो ये कुछ बातें थी जो कि क्या कहते इसके इम्पोर्टेंट थे, यानी कि यूज था, महत्व था, मेडिसिनल क्या महत्व है और दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। यानी कि हम लोग यूज अगर देखा जाए, यूज मेडिसिनल और दैनिक जीवन में क्या है, तो कलात्मक मालाओं के बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, इत्र बनाने में, ठीक है, ये सब प्रयोग होता है। क्लियर इतनी बात। और इसका प्रयोग जैसे जो लूज फ्लावर है उनको माला बनाने में, और कट फ्लावर है तो उसको टेबल पर्पज में, बुकेट बनाने में। और उसके अलावा मेडिसिनल यूज देखा जाए तो इसका जो बल्ब होता है, बल्ब में क्या पाया जाता है, कौन कौन सा कंटेंट, एक्रेलाइट और लाइकोरिन पाया जाता है, जिससे कि ओमेटिंग की दवा बनाई जाती है। फिर बल्ब को अगर रब्ड करके टर्मरिक और बटर के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया जाता है, तो वो जो है रेड पिंपल के लिए होता है। और बल्ब को सुखाकर उसको पाउडर के रूप में सेवन किया जाता है। यौन संक्रमण जैसे महिलाओं में जो भी समस्या होती है उससे निदान किया जा सकता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट बिंदु है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्षेत्रफल एवं वितरण, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ट्यूबरोज जैसे कि इसका नेटिव प्लेस है मैक्सिको, यानी कि फॉरेन कंट्री से आया है। बात कर लेते हैं इसी में, अगर थोड़ा सा अब आ गया है जैसे कि इसमें, तो यानी ट्यूबरोज इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ, एक पहले भी देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस की तो इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है, 16वीं शताब्दी में हुआ है। क्या ट्यूबरोज जो इंट्रोड्यूस हुआ है कब हुआ है, 16वीं शताब्दी में हुआ है। अब हम बात करेंगे एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। तो अगर वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है ना, वर्ल्ड के दृष्टिकोण यानी इस दुनिया में देखा जाए, तो इसके जो लार्जेस्ट कल्टीवेशन वाले जो एरिया है, कंट्रियां हैं, किन देशों में सबसे ज्यादा पैमाने पर इसकी कल्टीवेशन किया जाता है, खेती किया जाता है। तो बात करते हैं वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में हो गया फ्रांस, कहां पर किया जाता है, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। ये देश हैं जहां पर मेजर क्रॉप के रूप में, यानी कहने का मतलब ये सब जो है जहां पर जिस समय ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, वहां पर इनका कल्टीवेशन किया जाता है। यानी वर्ल्ड की, यानी दुनिया में, यानी जो देश हैं वहां पर अगर पूछा जाए
कि लार्जेस्ट कल्टीवेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जहां पर यानी जिन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहां पर इनका कल्टीवेशन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में तो इंडिया में जो कहने मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है इनका कल्टीवेशन, तो इंडिया में इनका कल्टीवेशन जैसे हो गया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमएच, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और आपका हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में है जो है मेजर रूप से प्रमुखता जो है खेती की जाती है। लगभग अगर देखा जाए इंडिया में इसकी खेती की बात की जाए तो इन स्टेटों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में अधिकतर जो है ट्यूबरोज की खेती की जाती है। क्लियर इतनी बात। और दूसरी बात कर ले, लगभग कितने क्षेत्रफल में, तो 3,000 हेक्टेयर एरिया पर इंडिया में खेती की जाती है। उन 3,000 हेक्टेयर भूमि में कौन कौन से स्टेट आते हैं जहां पर ज्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कम मात्रा में भी होता है, कुछ ऐसे थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा होता है। तो अधिकतर जो है मेजर रूप से, मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक, इन क्षेत्रों में जो है इसका जो वितरण है, कहने मतलब यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, खेती है, बढ़िया पैमाने में किया जाता है और अच्छा उत्पादन होता है। क्लियर इतनी बात। ओके। फिर नेक्स्ट बिंदु है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ इसके ट्यूबरोज के बारे में, कुछ बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसका प्लांट कैसा होता है, फूल कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, जो ट्यूबरोज है, क्या ट्यूबरोज, क्या ट्यूबरोज जो है आपका बहुवर्षीय बल्बस प्लांट है। कैसा है, पेरिनल बल्बस बल्बस प्लांट है। ठीक है, सबसे पहली बात, यानी बहुवर्षीय है। कैसा है, बहुवर्षीय पौधा है। ठीक है, कंदीय, ठीक है, बहुवर्षीय कंदीय पौधा है। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात करते हैं इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात आपकी है क्या, इसमें जो पुष्प आते हैं फिनल शेप के आते हैं। किस शेप के आते हैं, फिनल शेप के आते हैं। क्या, फिनल शेप फ्लावर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात क्या करते हैं, ये तो हो गया जो पुष्प है किस शेप में आते हैं, फिनल, जैसे सौंफ होता है उस टाइप में आते हैं। दूसरी चीज नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो फ्लावर आते हैं व्हाइट कलर के आते हैं। किस कलर के आते हैं, व्हाइट कलर के आते हैं। फिर नेक्स्ट बात क्या करते हैं, नेक्स्ट बात यह है इसमें जो स्टेमन होते हैं 6 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, स्टेमन कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। और जो इनका जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो माप होती है, या ये मान लीजिए जो साइज होता है, कितना लंबे होते हैं, तो ये होते हैं 25 mm। कितना होता है, 25 mm लॉन्ग होते हैं। इसके फ्लावर कितने होते हैं, 25 mm लॉन्ग होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें ओवरी और अवूल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ओवरी एवं अवूल। तो जो ओवरी होता है उसमें 3 लोक्यूलर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 3 लोक्यूलर पाए जाते हैं। और जो आपका ओवुल होता है, ओवुल यानी कि
अवुल, तो अवुल कैसा होता है, न्यूमेरियस होता है, कैसा होता है, न्यूमेरस होता है, न्यूमेरस। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें जो फ्रूट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो फ्रूट इसमें आपका होता है किस टाइप का, कैप्सूल टाइप का होता है, कैप्सूल टाइप का होता है। और आगे लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, इसमें जो आपका पुष्प होगा, पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस होगा, इन्फ्लोरेसेंस, वो किस टाइप का होगा, स्पाइक। ठीक है, तो क्लियर इतनी बात। यानी हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या देखें, जो स्टोब्रोज है पेरिनल बल्बस प्लांट है। ठीक है, दूसरी बात पेरिनल, सॉरी, इसका जो फ्लावर है किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है। नेक्स्ट बात क्या है, इसके पुष्पों का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और इसके अलावा भी होता है, एक वेरिकेट किस्में होती हैं जिसमें कि कई कलर होते हैं। फिर इसमें स्टैमेन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। फ्लावर जो साइज होता है 25 mm लंबा होता है। ओवरी में 3 लिक्विड पाए जाते हैं। अवुल न्यूमेरस होता है। फ्रूट कैप्सूल होता है और इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप का होता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे बात करते हैं इसमें, अब नेक्स्ट बिंदु होगा इसमें क्लाइमेट। बात कर लेते हैं क्लाइमेट में। ठीक है, अगला बिंदु है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ये सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। क्या, सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। ऑल क्लाइमेट कल्टिवेटेड। ठीक है, ये सभी प्रकार की, कहने सभी प्रकार के मतलब चाहे वो उष्ण हो, चाहे वो उपोष्ण हो, चाहे शीतोष्ण हो, यानी तीनों प्रकार की जलवायु में ये ग्रो कराया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके आइडियल ग्रोथ के लिए, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अगर आइडियल टेम्परेचर की बात करें, आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो कितना होना चाहिए, 16 अंश से 30 अंश एकदम बेहतर माना जाता है ना, इसकी ग्रोथ के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए। सबसे उत्तम जो टेम्परेचर एवरेज होता है वो कितना होता है, 16 से 30 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लाइमेट हो गया। ठीक है ना, जैसे हमने पूछा, तो ये सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है, उष्ण हो चाहे उपोष्ण हो चाहे शीतोष्ण हो। ठीक है, और इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बात कर लें तो टेम्परेचर जो आदर्श टेम्परेचर माना जाता है, आदर्श टेम्परेचर का कहना मतलब कि आदर्श तापमान क्या होगा। आदर्श तापमान से तात्पर्य यही है कि कहने का मतलब जो हमारा क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप है उसमें ग्रोथ अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो उसके लिए जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है उतना होना चाहिए, 16 से 30 अंश सेल्सियस। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉइल। मृदा कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज मृदा में विल ड्रेनेड प्लेस होना चाहिए, विल ड्रेनेड प्लेस होना चाहिए। कहने का मतलब प्लेस्ड, अच्छा जल निकास वाला क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अच्छा जल निकास वाला क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए, लाइटली लोमी सॉइल होनी चाहिए, लाइटली सैंडी लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, लाइटली कैसे होने की, लोमी सॉइल, यानी दोमट मृदा जो है इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बेहतर होती है। जिसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, तो पीएच रेंज की बात कर लें तो 6.5 से 7.5 सबसे बढ़िया होता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। 6.5 से 7.5 पीएच जो है, रेंज जो है, इतना बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। तो ये थी सॉइल और क्लाइमेट से रिलेटेड बातें। अब आगे बात करते हैं इसमें वैराइटीज के बारे में। किसके बारे में, वैराइटीज। तो देखते हैं वैराइटीज के बारे में, देखते हैं किसमें वैराइटीज। तो इसमें जो वैरायटी है, जो किसमें है, 4 टाइप की होती हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं, 4 टाइप की होती है। 4 टाइप वैराइटीज होती है, 4 टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार की कौन सी, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
पहले तो सिंगल है, सिंगल टाइप। दूसरी हो गई आपकी सेमी डबल, और तीसरी आपकी हो गई डबल, और चौथी हो गई वेरीगेट्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, इन सब का जो सिंगल वाली है और जो सेमी डबल है और ये कौन सी है, डबल है, ये आपका वेरीगेट है। ठीक है, अब तीनों के बारे में बात करते हैं। जो सिंगल वाली है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है। सिंगल में क्या होता है, करोला सिंगल होता है, सीधी सी बात। सिंगल जो वैरायटीज होंगी उसमें जो करोला होता है, जो पंखुड़ियों का समूह होता है, वो क्या कहलाता है, करोला कहलाता है। जैसे कोई भी पुष्प है, जैसे पुष्प की ये क्या है, ये पंखुड़ियां हैं, जिसमें एक ही पाई जाती है, यानी कि उन पंखुड़ियों का एक ही चक्र पाया जाता है, वो सिंगल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सिंगल के अंतर्गत आता है, पहली बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, जो आपका सेमी डबल है, इसमें जो है, जो पंखुड़ियां हैं, जो करोला है, 2 से 3 चक्र पाए जाते हैं। जैसे एक ये था आपका, ये पुष्प हो गया, उसमें 2 से 3 हो गए, 2 से 3। और जो आपका डबल है, डबल, उसमें क्या होता है, डबल केवल करोला पाए जाते हैं। ठीक है, डबल करोला पाए जाते हैं। और जो आपका सेमी वाला है, इसमें जो करोला है, जो पंखुड़ियां हैं, इनका चक्र जो है, पंखुड़ियों का चक्र 2 से 3 हो सकता है, और इनमें जो पंखुड़ियों का जो आकार है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनके अंतर्गत वैरायटियों के बारे में, कौन कौन सी वैरायटियां हैं। ठीक है, तो आपका सिंगल जो होता है, सिंगल फ्लावर की जो वैरायटी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है सिंगल के अंतर्गत। तो सिंगल के अंतर्गत देखते हैं कल्याणी, कल्याणी, फिर उसके आगे है श्रीनगर, हैदराबाद सिंगल, हैदराबाद सिंगल, फिर उसके बाद रजत रेखा, फिर उसके बाद कलकत्ता सिंगल। ठीक, ये है आपकी सिंगल वाली। दूसरा क्या है आपकी सेमी डबल। ठीक है, सेमी डबल में क्या होता है, इसमें जो पंखुड़ियां होते हैं 3 से 4 व 2 से 3 पंखुड़ियों का चक्र पाया जाता है। ठीक है ना, पंखुड़ियों का चक्र पाया जाता है। ये अधिकतर जो है कट फ्लावर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बताएंगे इसमें कौन कौन सी हैं जो कि इंप्रूव करके बनाई गई हैं। ठीक है, डबल वाले में कौन कौन सी है, डबल वाले में आपके हैं तो ये आपने देख ही लिया, 2 से 3 पंखुड़ियां। इनको किस पर्पज के लिए करते हैं, कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं, कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कट फ्लावर के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है डबल। ठीक है, डबल वाले में कौन कौन से हैं, इसमें क्या होता है, बात बता ही दिया है। अब ये जो है किन पर्पज के लिए, एक तो कट फ्लावर हो गया, कट फ्लावर का प्रयोग करते हैं किस लिए है, बुकेट बनाने के लिए, टेबल पर्पज के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं वैरायटियां कौन कौन सी हैं। तो कल्याणी डबल है, कल्याणी डबल है, फिर उसके बाद है हैदराबाद डबल है, हैदराबाद डबल, कल्याणी डबल, हैदराबाद डबल, फिर उसके बाद वैभव है, फिर उसके बाद सुवासनी है,
ठीक है, ये सब आपकी जो है डबल के अंतर्गत आते हैं। वेरीगेट्स का मतलब जिसमें कि 2-3 कलर प्रेजेंट होते हैं। वेरीगेट मतलब जिसमें 2-3 कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, वो वेरीगेट किस्में कहलाती है। कैसे किस्में कहलाती हैं? वेरीगेट किस्में कहलाते हैं। जैसे रजत रेखा हो गई, सिंगल फ्लावर वाली है, रजत रेखा हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, ठीक है, सुवासनी हो गई, सुवासनी, ठीक है, सुवासनी हो गई, प्रज्वल हो गई, कौन सी हो गई? प्रज्वल हो गई। और कौन कौन सी हैं? रजत रेखा, स्वर्ण रेखा, सुवासनी, प्रज्वल, वैभव। ठीक है, कौन सी है? वैभव। तो ये कुछ किस्में थी, ठीक है ना, जो कि ट्यूबरोज की हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती हैं। सिंगल वाली कौन कौन सी है? कल्याणी है, श्रीनगर है, हैदराबाद है, सिंगल है। और रजत रेखा है, कलकत्ता सिंगल है। और प्रज्वल भी है। क्या है? प्रज्वल भी है। कौन सी है? प्रज्वल भी है। फिर सेमी डबल में क्या होता है? इसमें 2 से 3 पंखुड़ियां बनाई होती हैं इसके फ्लावर में, एक कट फ्लावर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, किस रूप में? कट फ्लावर के पर्पज से काम में ली जाती है। फिर डबल वाली, इसका क्या काम है? तो डबल वाली जो है कल्याणी डबल, हैदराबादी डबल, वैभव, सुहासिनी। फिर उसके बाद वेरीगेट। वेरीगेट के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी आती है? रजत रेखा, स्वर्ण रेखा, सुहासिनी, प्रज्वल, वैभव। ठीक है, वेरीगेट का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसमें 2-3 कलर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? फिर आगे अब हम बात करते हैं प्रोपागेशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोपागेशन की बात करते हैं, यानी प्रवर्धन किस माध्यम से होता है? तो प्रवर्धन इसमें बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बल्ब। किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा किया जाता है। बल्ब बोले तो कंद, क्या? कंद के द्वारा होता है। प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है। अब बात करते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर है, कितना? 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? तो 1.5 लाख से 1.25 लाख से 1.5 लाख, यानी 1,25,000 से 1,50,000 बल्ब की आवश्यकता होती है। कितने बल्ब्स की? ठीक है, ये होगी क्लियर बात। अगर वेट में बात कर लें तो 800 से 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बल्ब की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऐसे बल्बों का प्रयोग करना चाहिए जो रोगी ना हो, निरोगी हो, ठीक है, स्वस्थ हो, ऐसे बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, बल्ब जो हम यूज करेंगे निरोगी हो तो उनके पहले, अच्छा, निरोगी रखने के लिए क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट किससे हम करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। कितने परसेंट? 2% बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए करते हैं? 30 मिनट के लिए करते हैं। अरे जो बल्ब, और नेक्स्ट बात क्या है इसमें, जो आपका बल्ब होगा उसमें डार्विनसी भी पाई जाती है, सुषुप्तावस्था। तो सुषुप्तावस्था को अधिकतर जो प्रयोग में लाता है उसको ब्रेक करने के लिए थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। तो थायोयूरिया का प्रयोग 4% करेंगे। ठीक है, उसके काहे के लिए? तो डार्विनसी ब्रेक करने के लिए, डार्विनसी ब्रेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। क्लियर बात इतनी? यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी डार्विनसी को तोड़ने के लिए हम थायोयूरिया 4% प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसको रोग से बचाने के लिए, उपचारित करने के लिए बाविस्टीन 2% 30 मिनट के लिए उपचारित करेंगे। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद हम यहीं पर बात कर लेते हैं आगे कि प्रोपगेशन तो हो गया,
प्रोपोगेशन के बाद हम बात करते हैं इसमें स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। जैसे बल्बों की बुआई कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, यानी कि तो स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग सभी जानते हैं स्पेसिंग क्या होता है। स्पेसिंग का मतलब होता है अंतराल दूरी, है ना। क्या होता है, अंतराल दूरी होता है। तो इसमें स्पेसिंग जो है 30 गुणे 20 सेंटीमीटर या 20 गुणे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ये दो मानक होते हैं, 30 गुणे 20 या 20 गुणे 20 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की। किसकी, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मेन्योर का मतलब FYM की क्या कंटेंट रखते हैं, वही 10 से 15 टन या 20 टन, ठीक है, प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर में क्या आता है, N आता है, P आता है, K आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का क्या रेशियो रखा जाता है, तो नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सब क्या होंगे, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर इसके आगे हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। काहे की बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। वीड मैनेजमेंट खरपतवार नियंत्रण के। तो खरपतवार नियंत्रण में आप सभी जानते हैं प्राथमिक क्रिया निराई गुड़ाई करते हैं। जो प्रारंभिक कर्षण क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से खरपतवार निकाल देते हैं, ठीक है। आखिर अगर उससे कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है, तो अगर हम रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो हम एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। कितना मात्रा, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है। लगभग कितने पानी में, तो 1000 लीटर पानी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो एट्राजिन है ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। कैसा है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, ठीक है। यानी पोस्ट इमरजेंस का मतलब होता है खड़ी फसल पर दवा का छिड़काव करना, ठीक है। तो जो हर्बिसाइड है ये पोस्ट इमरजेंस है। अच्छा, प्री इमरजेंस का मतलब बुआई के पहले जो दवा खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं उसे प्री इमरजेंस कहते हैं, और जो खड़ी फसल पर डालते हैं उसे पोस्ट इमरजेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हार्वेस्टिंग की। किसकी बात करेंगे, हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंसेक्ट कौन से लगते हैं, डिजीज कौन से लगते हैं, और ईल्ड क्या लगती है। तो हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग, तो इसमें हार्वेस्टिंग जो है बुआई के 80 से 100 दिन में जो है पुष्प आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, पुष्प आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब 3 से 3.5 माह में पुष्पों का उत्पादन क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्लियर बात। कहने का मतलब इसमें हार्वेस्टिंग कब होती है, 3 या 3.5 माह बाद जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। यानी कि 80 से 100 दिन में पुष्प उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया आपका हार्वेस्टिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं ईल्ड, ठीक है। ईल्ड में बोले तो यानी कि उपज। तो इसके पुष्पों को लूज फ्लावर के रूप में भी प्रयोग करते हैं और कट फ्लावर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो लूज जो फ्लावर है और जो कट फ्लावर है सॉरी, ठीक है, जो लूज फ्लावर है और कट फ्लावर है। तो लूज फ्लावर लगभग कितना उत्पादन देता है, 20 से 25 टन देता है, 20 से 25 टन देता है प्रति हेक्टेयर। और जो कट फ्लावर 2 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर, यानी स्टेम 2 से 3 लाख स्टेम जो है प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें
आगे क्या बचा है इसमें? अब इसमें बचा है इंसेक्ट और डिजीज। क्या बचा है? इंसेक्ट और डिजीज। कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? तो इसमें जो इंसेक्ट लगते हैं, जैसे आपका हो गया इंसेक्ट में बड बोरर हो गया, नेमेटोड हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, ये मेजर कीट के रूप में होते हैं। और जैसे इसमें डिजीज हो गए तो वो लिखते हैं। आगे देखते हैं अगला बिंदु। इंसेक्ट कौन कौन सा लगता है? बड बोरर लगता है। कौन सा लगता है? इंसेक्ट कौन सा लगता है? बड बोरर लगता है। पहला चीज कौन सा लगता है? बड बोरर लगता है। दूसरा नेमेटोड, नेमेटोड्स लगता है। तीसरा एफिड, एफिड। फिर अगला कौन सा लगता है? वीविल भी लगता है, वीविल। और रेड स्पाइडर माइट भी लगता है, रेड स्पाइडर माइट भी लगता है। ये तो इसके कीट हो गए। उसके बाद डिजीज की बात कर लेते हैं। तो डिजीज में कौन सा है? स्टिम राट लगता है। कौन सा लगता है? स्टिम राट लगता है, बड राट लगता है। स्टिम राट समझ रहे हैं? तना सड़न कह सकते हैं या तना गलन कह सकते हैं। बड राट कलिका सड़न या कलिका गलन कह सकते हैं। और क्या होता है? लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट मतलब पत्ती झुलसा रोग लगता है। फिर एक होता है इसमें अल्टर नेरिया लीफ स्पॉट। ठीक है, ये रोग लगते हैं। तो ट्यूबरोज में कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग लगता है? तो कीट के अंतर्गत आपका बट बोरर, नेमाटोड, एफिड, वीवल, रेड स्पाइडर, ये कीट लगते हैं। डिजीज की बात कर लें तो डिजीज कौन कौन सा लगता है? स्टेम राट लगता है, बट राट लगता है और लीफ ब्लाइट लगता है, जिसे बोलते हैं लीफ ब्लाइट को पत्ते झुलसा, और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, यानी कि अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। तो ये बातें थी इस क्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर दिक्कत है तो बताइएगा। थैंक यू।